फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सत्या जीएस क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेखपाल सफलता बैच के अंतर्गत मध्यकालीन भारत की ये पहली क्लास होगी और इसके पहले हमने प्राचीन भारत को कवर कर लिया है। लेखपाल सफलता बैच में प्राचीन भारत को कंप्लीट कर चुके हैं और मध्यकालीन भारत को शुरू कर रहे हैं। पहली क्लास के अंतर्गत हम देखेंगे भारत पर अरब आक्रमण, भारत पर तुर्क आक्रमण, महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के बारे में। ठीक है, तो चलिए, भारत पर जो अरबों का आक्रमण है वो कब होता है? 712 ईस्वी में होता है। ठीक है, भारत पर अरबों का आक्रमण सबसे पहले होता है 712 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में होता है? तो वो है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम पहला अरब आक्रमणकारी है जिसने भारत पर आक्रमण किया था। कहाँ पर किया था? तो भारत के सिंध पर आक्रमण किया था। सिंध का शासक कौन था उस समय? तो सिंध पर उस समय दाहिर का शासन था। ठीक है, दाहिर से और मोहम्मद बिन कासिम के बीच में रावर का युद्ध होता है जिसमें मोहम्मद बिन कासिम की जीत होती है। ठीक है, रावर के युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम की जीत के बाद सिंध पर इसने सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। तो याद रखना, सिंध पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया था? मोहम्मद कासिम ने। और ये पहली बार है जब भारत पर जजिया कर थोपा गया था। ठीक है, सिंध विजय का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? तो चचनामा में मिलता है। सिंध विजय का उल्लेख कहाँ पर? चचनामा में। चचनामा किस भाषा में लिखी गई है? अरबी भाषा में लिखी गई है। चचनामा का अनुवाद किया गया है, फारसी भाषा में किया है अबू बकर कूफी ने और अंग्रेजी भाषा में किया है यूएम दाऊदपोरा ने। तो याद रखना, चचनामा के फारसी अनुवाद को किया है किसने? अबू बकर कूफी ने। चचनामा मूल रूप से किस भाषा में है? अरबी भाषा में लिखी गई है और चचनामा में सिंध विजय का उल्लेख है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अरब आक्रमणकारियों का मुख्य उद्देश्य क्या था आक्रमण करने के पीछे? तो इनका मुख्य उद्देश्य था धन दौलत लूटना और दूसरा इनका उद्देश्य है इस्लाम धर्म का प्रचार करना। ठीक है, मुख्य उद्देश्य याद रखना क्या था? धन दौलत लूटना। अरबों की देन क्या है? भारत में क्या मिला हमें अरब आक्रमण से? तो एक तो भारत में इस्लाम का प्रादुर्भाव होता है, दूसरा खजूर की खेती भी अरबों की ही देन है। भारत में ऊंट पालन और दिरहम नाम की मुद्रा चलाई थी किसने? अरबों ने। ठीक है, फिर हम बात करते हैं भारत पर होने वाले तुर्क आक्रमण की। तो भारत पर जो तुर्क आक्रमण थे ये कब हुए थे? तो ये 10वीं शताब्दी में हुए थे। याद रखना, अलप्तगीन नाम का एक तुर्क सरदार होता है, अलप्तगीन, जो कि गजनी साम्राज्य की स्थापना करता है। कब? 932 ईस्वी में। ठीक है, तो अलप्तगीन जो है ये गजनी साम्राज्य का संस्थापक है। 932 ईस्वी में गजनी साम्राज्य की अलप्तगीन स्थापना करता है। गजनी साम्राज्य की राजधानी के बारे में याद रखना, गजनी की राजधानी भी गजनी ही थी। इनका एक दामाद होता है अलप्तगीन का, उसका नाम है सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन प्रथम तुर्क आक्रांता है जो भारत पर आक्रमण करता है। ठीक है, तो प्रथम तुर्क आक्रांता कौन है जो भारत पर आक्रमण करता है? तो वो सुबुक्तगीन है। इसके बारे में याद रखना, इसने पंजाब पर आक्रमण किया था और पंजाब पर उस समय जयपाल का शासन था। किसका? जयपाल का। और जयपाल को हराया था किसने? सुबुक्तगीन ने। सुबुक्तगीन का पुत्र है महमूद गजनवी, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, महमूद गजनवी के बारे में जो भी बातें हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनसे काफी सवाल भी पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छे से याद रखना। ठीक है, महमूद गजनवी 998 ईस्वी में गजनी का शासक बनता है। ये पहला तुर्क है जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। तो याद रखना, महमूद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किए थे? 17 बार आक्रमण किए थे। उद्देश्य क्या था इतने बार आक्रमण करने का? तो उद्देश्य था लूटपाट करना, धन दौलत लूटना। जो वास्तविक उद्देश्य था वो सिर्फ और सिर्फ धन की ही प्राप्ति था। ठीक है, इसके साथ कई उद्देश्य थे लेकिन जो मुख्य उद्देश्य था वो धन की प्राप्ति था। तो याद रखना, महमूद गजनवी जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, इसका वास्तविक उद्देश्य था धन की प्राप्ति करना। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? महमूद गजनवी ही था। महमूद गजनवी ने संस्कृत मुद्रालेख युक्त चांदी के सिक्के चलाए। इसके जो दरबारी इतिहासकार हैं किसके? महमूद गजनवी के, उनका नाम उतबी है। और उतबी के बारे में दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात तो ये किसके दरबारी इतिहासकार हैं? महमूद गजनवी के। दूसरी, इनकी दो पुस्तकें, तारीख यामिनी के लेखक भी उतबी हैं और
किताब उल यामिनी के लेखक भी उतबी हैं। तो इनकी दोनों पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तारीख यामिनी और किताब उल यामिनी दोनों के लेखक कौन हैं? उतबी हैं। ठीक है, इनकी उपाधियों के बारे में बात करते हैं। महमूद गजनवी की उपाधियां बहुत बार पूछी जा चुकी हैं। किसने दी थी? तो महमूद गजनवी को बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने उपाधियां दी थी। दो उपाधियां हैं, यामीन उद दौला, किसको कहा गया? महमूद गजनवी को, और यामीन उल मिल्लाह, ये भी किसको कहा गया? महमूद गजनवी को। ठीक है, यामीन उद दौला, यामीन उल मिल्लाह, याद रखना। महमूद गजनवी के दरबारी विद्वानों की बात करें तो इनके कई दरबारी विद्वान हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए। एक तो हैं अलबरूनी, दूसरे हैं बैहाकी, तीसरे हैं फिरदौसी और चौथे हैं फारूकी। ठीक है, अलबरूनी की बात करें तो अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान है। कौन? अलबरूनी। इसकी रचना बहुत इंपॉर्टेंट है। तहकीके हिंद या भारत की खोज किस भाषा में लिखी गई थी? मूल रूप से अरबी भाषा में लिखी गई थी तहकीके हिंद। ठीक है, अलबरूनी इसके लेखक थे। बैहाकी की बात करें, बैहाकी को पूर्व का पेप्स कहा जाता है। किसको? बैहाकी को। और बैहाकी की रचना का नाम है तारीख सुबुक्तगीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तारीख सुबुक्तगीन के लेखक कौन है? बैहाकी। तहकीक हिंद के लेखक कौन है? अलबरूनी। और तीसरी है पुस्तक शाहनामा। तीसरी पुस्तक का नाम क्या है? शाहनामा। शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी। ठीक है, फिरदौसी शाहनामा के लेखक हैं और शाहनामा को अफगान का महाभारत भी कहा जाता है। और चौथे दरबारी विद्वान है फारूकी। ठीक है, अब हम बात करते हैं महमूद गजनवी द्वारा किए गए आक्रमण की। तो जो पहला आक्रमण है महमूद गजनवी का वो कब होता है? तो पहला आक्रमण होता है 1000 ईस्वी में। कहाँ पर होता है? पेशावर पर। जो महमूद गजनवी का दूसरा आक्रमण है 1001 ईस्वी में होता है। कहाँ पर? पंजाब पर। और शासक कौन होता है? जयपाल होता है। ठीक है, पंजाब का शासक कौन था? जयपाल था। जयपाल के बारे में मुस्लिम इतिहासकारों ने लिखा है, इसको ईश्वर का शत्रु कहा गया है मुस्लिम इतिहासकारों द्वारा। किसको? जयपाल को। गजनवी का जो पांचवा आक्रमण है 1007 ईस्वी में मुल्तान पर होता है। छठवां आक्रमण 1008 ईस्वी में नगरकोट नेपाल पर होता है। और जो 12वां आक्रमण है वो कन्नौज और मथुरा पर होता है। मथुरा के बारे में और महमूद गजनवी के 12वें आक्रमण से एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मथुरा के बारे में जो गजनवी के दरबारी इतिहासकार हैं उतबी, उन्होंने लिखा था। क्या लिखा था? तो मथुरा के बारे में लिखा कि महमूद ने एक ऐसा शहर देखा जिसका वैभव स्वर्ग के समान था। सोचिए क्या रही होगी मथुरा उस समय जब किसी विदेशी ने ऐसा लिखा था। ठीक है, कि एक ऐसा शहर जिसका वैभव स्वर्ग के समान था। ये बात किसके बारे में लिखी थी? मथुरा के बारे में। ठीक है, फिर हम बात करते हैं महमूद गजनवी के 16वें और सबसे चर्चित आक्रमण की, सोमनाथ आक्रमण। सोमनाथ शिव मंदिर पर आक्रमण किया था। कब? 1025 ईस्वी में। यहाँ का शासक कौन था? तो भीम प्रथम यहाँ का शासक था। सोमनाथ पर जब आक्रमण किया था 50,000 ब्राह्मणों की हत्या की गई थी महमूद गजनवी के द्वारा। कब? सोमनाथ आक्रमण के समय। इनका जो 17वां आक्रमण था वो जाटों के विरुद्ध था। तो ये भी याद रखना, 17 आक्रमण जो मुख्य रूप से थे उनकी हमने चर्चा कर ली थी। ठीक है, महमूद का एक कथन बहुत इंपॉर्टेंट है। महमूद गजनवी लिखता है कि मैं बुत किसन हूँ, बुत परस्त नहीं। इसका मतलब, बुत किसन का मतलब होता है मूर्ति भंजक। ठीक है, तो इसने अपने आप को मूर्ति भंजक कहा है। फिर हम बात करते हैं मोहम्मद गोरी की। ठीक है, मोहम्मद गोरी ये गौर नामक एक छोटा सा राज्य था, गजनी के अधीन ही था। वहाँ का शासक बनता है कौन? मोहम्मद गोरी। ठीक है, कब? तो 1773 ईस्वी में शहाबुद्दीन, इसका पूरा नाम है शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। तो 1773 ईस्वी में, सॉरी 1773 नहीं 1173 होना चाहिए, 1173 ईस्वी। ठीक है, तो 1173 ईस्वी में जो मोहम्मद गोरी है ये बनता है शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी गौर का शासक। ठीक है, गोरी जो है ये मूलतः संसबनी वंश का था। तो ये भी याद रखना, गोरी किस वंश का था? संसबनी वंश का था। और गोरी का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य एकदम क्रिस्टल क्लियर है, याद रखना। गोरी का आक्रमण करने का जो उद्देश्य था वो था भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना। ठीक है,
इसके पहले हमने गजनवी के उद्देश्य की बात करी थी, जो कि क्या था, वास्तविक रूप से धन की प्राप्ति। लेकिन मोहम्मद गोरी का मुख्य उद्देश्य था भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना। मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में होता है। कहाँ पर होता है? मुल्तान पर होता है। तो याद रखना, मोहम्मद गोरी पहली बार आक्रमण कहाँ करता है? मुल्तान पर। कब करता है? 1175 ईस्वी में। जो इसका दूसरा आक्रमण होता है वो होता है 1178 ईस्वी में। कहाँ पर होता है? गुजरात पर। और यहाँ का शासक था मूल राजदूती या भीमदूती। और इसकी विधवा माँ ने जो युद्ध किया कि मोहम्मद गोरी को हार का सामना करना पड़ा था। और ये मोहम्मद गोरी की पहली हार थी भारत में। गुजरात आक्रमण जब किया था तो इसकी हार हुई थी। ठीक है, वहाँ का शासक कौन था? तो भीमदूती था, ये भी याद रखना। फिर हम बात करते हैं प्रमुख युद्धों की। किसके द्वारा? जो कि मोहम्मद गोरी के द्वारा लड़े गए थे। कहाँ पर? भारत में। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 1191 में लड़ा गया था। पूछा जाता है कि तराइन का युद्ध कब हुआ? तो 1191 में हुआ। किसके बीच में हुआ? तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ। और तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी। याद रखना, किसकी जीत हुई? सॉरी, पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी और मोहम्मद गोरी हार गया था। ठीक है, तराइन का जो प्रथम युद्ध है इसमें गोरी की हार हुई थी और पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई थी? जीत हुई थी। तराइन का जो दूसरा युद्ध है 1192 में होता है, एक साल बाद ही होता है। ठीक है, इसमें मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। तो याद रखना, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है और तराइन का जो दूसरा युद्ध है उसमें पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। यानी कि तराइन के दूसरे युद्ध को जीत जाते हैं मोहम्मद गोरी। और तीसरा और महत्वपूर्ण युद्ध है मोहम्मद गोरी का चंदावर का युद्ध। कब होता है? 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध होता है गोरी और जयचंद के बीच में। इसमें जयचंद की हार होती है और मोहम्मद गोरी की जीत होती है। कब? चंदावर के युद्ध में। गोरी द्वारा कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे मोहम्मद गोरी द्वारा प्रचलित सिक्कों पर एक तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति और दूसरी तरफ अरबी भाषा में कलमा खुदा हुआ है। ठीक है, एक तरफ सिक्के के माँ लक्ष्मी की आकृति है और दूसरी तरफ अरबी भाषा में कलमा खुदा हुआ है। इन सिक्कों का नाम है, क्या नाम है? तो इनको देहलीवाल के सिक्के कहते थे। क्या कहते थे? देहलीवाल के सिक्के। तो याद रखना, पूछा जा सकता है कि देहलीवाल के सिक्के किस शासक ने चलाए थे? मोहम्मद गोरी ने चलाए थे। इसके बारे में याद रखना। गोरी का एक सेनापति था, कौन था? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। बहुत ही चर्चा में था। किस लिए? तो अपनी बिहार विजय के लिए, क्योंकि इसने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। किसने? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखना, ये मोहम्मद गोरी का सेनापति था बिन बख्तियार खिलजी और इसने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। बंगाल विजय भी किसने की थी? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, गोरी जीतता है, इस्लाम की स्थापना करता है, इस्लाम का प्रचार प्रसार करता है और इसके बाद अपना जो भी विजित प्रदेश है वो ऐबक को सौंपकर, कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि इसका गुलाम होता है, इसको सौंपकर वापस लौट जाता है। ठीक है, मोहम्मद गोरी की मृत्यु होती है। कब मृत्यु? क्या इसकी तो हत्या की जाती है 1206 ईस्वी में। किसकी? मोहम्मद गोरी की हत्या कब की जाती है? 1206 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे ऐबक के बारे में। ऐबक जो कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है, तो उसको हम पढ़ेंगे सल्तनत काल में हमारी अगली क्लास में। आई होप आपको हमारी ये क्लास पसंद आएगी। अगर आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपना फीडबैक भी हमें दें। थैंक यू सो मच।